नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आपको बताते चलें कि दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। यूके के फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी पहली बार वो लंदन के कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोरोना वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसके बाद इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वही सियासत से अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वैक्सीन के फायदे अधिक हैं और नुकसान बेहद कम है, इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ पेपर में जब ये पढ़ रहा हूँ या जब सुन रहा हूँ तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी अपने विचार इसमें कुछ रखूँ। सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने इस टॉपिक को उठाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड की जो भी वैक्सीन है, इनके साइड इफ़ेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं। मतलब आज आपने लगाया तो आपको 1 से 6 हफ्ते के बीच इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इसका साइड इफ़ेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि टीटीएस कहते हैं। जो क्लॉटिंग होती है, टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है ये। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो खुलासा हुआ है, ब्रिटेन की अदालत में बाकायदा हलफनामा देकर के सीरम कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी दवा का, उनकी वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स कोविशील्ड के हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को कोविशील्ड लगा है और आज एक भय का वातावरण हर एक व्यक्ति के मन में, जिसको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, उसके मन में एक संशय है उसके बारे में। निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और उसको मोदी वैक्सीन कह करके इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। और बाद में स्वयं भी उन्होंने वैक्सीन लगाई, उसका पूरी दुनिया ने उसका लाभ उठाया, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है। देखिए, एज डॉक्टर मेरी जो पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक इसमें पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है हमको। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमारी इस ह्यूमन स्पीसीज को पहली बार वैक्सीन लगी। सौ सालों से वैक्सीन चली आ रही है। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स की लगी थी, चिकन पॉक्स की लगती है, इन्फ्लुएंजा लगती है, टाइफाइड वैक्सीन होती थी, ऑल आर वैक्सीन। होता क्या था कि इस समय थोड़ा कुछ लोग जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट थे, इतना जरूर हुआ कि इस समय जो उसका डेवलपमेंट हुआ, इस समय जरूरत थी, समय की जरूरत थी कि हमें बहुत जल्दी ये डेवलप करनी थी। प्रदेश में बीते कई दिनों से वन अग्नि की घटनाओं ने दिल दहला कर रख दिया है। आपको बताते चले कि सैकड़ों हेक्टेयर जंगल है वो जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब तक वन अग्नि की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश नहीं लग पाया है। कुमायूं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आए दिन रफ्तार पकड़ती जा रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास भी कर रहा, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। वहीं प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव सबीर सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं बीते कई दिनों से जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब तक वन जीवों के नुकसान का कोई भी आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया है। क्षेत्रों में अभी वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही है, उसमें वन जीवों की क्षति का कोई अभी तक मामला मेरे संज्ञान में भी नहीं लाया गया किसी भी प्रभाग के स्तर से। लेकिन ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि जब जंगल की आग लगती है, और हमारे यहाँ जो आग लगती है वो ग्राउंड फायर है, तो विशेष रूप से इसमें जो है इसकी आँच जब नीचे फैलती है तो वो पशु पक्षी जो मुख्य रूप से जो ज़मीन पे बसते हैं, जैसे कि हिरन या अन्य जानवर, अगर कोई क्षेत्र प्रभावित होता है वो तो आसानी से उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं।
पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों का बैंड बाजों और फूल मालाओं से पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान और मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद में आपको बताते चलें कि फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। अनकल लाल बत्रा, हम पाकिस्तान से आए हैं, सिंध पाकिस्तान से। बहुत खुशी है, धर्म तीर्थ करने आए हैं, गंगा का स्नान करके अपने पाप धोने आए हैं। मैं छदानी दरबार छत्तीसगढ़ से संत युधिष्ठिर लाल जी के साथ आए हुए हैं। उन्होंने हमको तीर्थ करवाए हैं। हम पहले अमरावती गए थे, फिर रायपुर गए थे, फिर इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। अभी हम आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या से। रामलला के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हर साल यह जत्था आता है और रायपुर शदानी दरबार जो इनका गुरु स्थान है, उसके अलावा कभी हम इनको दक्षिण भारत के, कभी मध्य भारत के, कभी पश्चिम भारत के, यानी जैसे द्वारका हुआ, रामेश्वर हुआ, वैष्णो देवी हुआ, काशी बनारस हुआ, तो हर साल अलग अलग 2-3 शहरों की यात्रा कराते हैं। पर हरिद्वार जत्था अवश्य आता है और यहाँ से वापस अमृतसर चला जाता है, यानी लाहौर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आपका जो प्यार मोहब्बत हमें मिला है वो अपने वालों ने मिला है। ऐसे समझो कि हम सारे रिश्तेदार हैं, आपस में भाई बंदी वाला हिसाब किताब हमें मिला है। भारत में कहाँ के दर्शन किए आप? दर्शन अभी हम अमृतसर गए थे और रामनगरी गए थे और उसके बाद प्रयागराज गए थे। अभी आखिर में हम यहाँ पहुँच गए हैं हरिद्वार से दर्शन करके अभी हम पाकिस्तान चले जाएंगे। अयोध्या में मंदिर दर्शन करके कैसा महसूस? बस शुक्र है भगवान का दर्शन करेगा तो किसी को मजा नहीं आएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है और स्टेशन में सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त करने की मांग भी की है। आपको बताते चलें कि हरिद्वार के सैकड़ों ट्रैवल कारोबारी बैंड बाजों के साथ में जिला पर्यटन कार्यालय पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी भी की और ट्रैवल कारोबारियों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। रजिस्ट्रेशन भी बंद होने से पर्यटन से जुड़े कारोबार पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग की है कि चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को न रोका जाए और साथ ही बिना किसी परेशानी के सबका रजिस्ट्रेशन किया जाए और साथ ही मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमने पिछले कुछ समय से हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन में संख्या निर्धारण एक व्यवस्था लगाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो आने वाले तीर्थ यात्रियों की जो भावना है, अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहते हैं, चारधाम पे आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए वो बीच में अवरोध पैदा करता है। अपने दर्शन के लिए यात्री नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, जो पर्यटन व्यवसायी हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो होटल वाले हैं या जो भी व्यक्ति व्यवसायिक रूप से चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि यात्रा केवल 6 महीने खुलती है और 6 महीने बंद रहती है, तो उनकी आर्थिक जो जीवन है उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यात्रियों की संख्या कोविड के बाद में लगातार सीमित की गई है। इससे पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि एकोमोडेशन वगैरह होटल उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में बनते जा रहे हैं और कई सुविधा बढ़ी भी हैं। इसलिए हमारी मांग थी कि यात्रियों को जैसे और जगह पूरे भारत में यात्रा करने की छूट होती है, इसी प्रकार उत्तराखंड में भी पूरी छूट दी जाए, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखें। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अभी तो अब निवेदन ही करेंगे, अभी अगर आगे कुछ होता है तो उसके बारे में आप। जिले के जंगल इन दिनों धू कर जल भी रहे हैं, जिसके चलते कई हेक्टेयर का वन संपदा जलकर खाक हो गया है। जनपद में फायर सीजन शुरू होने के बाद में आपको बताते चलें कि अभी तक 123 वन अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ ने बताया कि वन अग्नि पर काबू पाने के लिए 286 फायर वॉचर और 407 कर्मचारी भी लगे हुए हैं। वन अग्नि की दृष्टि से प्रत्येक साल जो है वो 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाता है, जिसको लेकर वन विभाग कई तैयारियां भी करता है। जंगलों में आग लगने से वन्य जीव ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से आने लगे और साथ ही सेनू गांव में दिन दहाड़े गुलदार देखे जाने से लोगों में भय का भी माहौल देखने को मिल रहा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में शासन के उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बताते चलें कि बातचीत भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से शासन के उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ में बातचीत की और वन अग्नि पेयजल संकट पर यह चर्चा भी की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर लोगों से जायजा भी लिया है। दरअसल वन अग्नि की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उच्च अधिकारियों की बैठक ली गई है। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, तो बढ़ते आगे, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने मंगलौर विधानसभा के 6 गांवों में हेलीकॉप्टर से दौरा कर जनसभाएं की हैं और कहा कि वे मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं, क्योंकि वे अब से 18 साल पहले भी यहां पर आए हुए थे और इस बार गंगा मां ने उन्हें दोबारा यहां की जनता की सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जनता की सेवा करना चाहते हैं ताकि वे मंगलौर के लोगों का कर्ज उतार सके। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने जनता से सेवा करना, उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। आपको बताते चले कि करतार सिंह बढ़ाना सबसे पहले टिकोला कला पहुंचे और उसके बाद उन्होंने लिबरहेड़ी, नारसन कला, भगवानपुर, चंदनपुर, मुंडलाना और हरचंदपुर पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका भरपूर स्वागत भी किया है। और पहला गांव जो है श्री गणेश, जो है सबसे बड़ा, जो हमारा यहाँ के विकास का भी और सम्मानित गांव है, वहाँ से शुरू करके सभी सम्मानित गांवों में जाते हुए उनको धन्यवाद दौरा करूँगा और सबका दर्शन भी करूँगा। साथ में आगे के लिए भी कहूँगा कि जो जैसे आपने ये मुझे सम्मान दिया है वैसे ही मेरे जीते जी मुझे देते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि उस सम्मान के लायक बना रहूं। चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की शहर के सभी ढाबे, होटल्स और धर्मशाला के साथ साथ व्यापारियों की एक बैठक पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम में ली है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा को लेकर सभी कारोबारियों को अब सीसीटीवी कैमरे में लगाना भी अनिवार्य होगा। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री हमारे अतिथि हैं, जिनका हम स्वागत करेंगे और किसी भी यात्री से अतिरिक्त शुल्क ना वसूला जाए। सभी कारोबारी मर्यादा में रहकर तीर्थ यात्रियों के साथ व्यवहार करें, इस पर पुलिस की खास नजर भी है। वर्तमान में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज, व्यापार मंडल, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबके कंसर्न सामने रखे गए। सबको ये बताया गया कि अपने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, रेड लिस्ट लगाएं, ताकि किसी भी जो उत्तराखंड की देवभूमि पर आने वाला यात्री है, तीर्थयात्री है, उसके साथ किसी तरह की कोई बहस की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने और उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। रूट तो एक ही है।
दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट डबल वोल्वो बस नार्थन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। इस घटना में चौकी में तैनात होमगार्ड समेत 6 यात्री घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर उपचार के लिए भेजा, जहां पर उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद में यात्रियों में चीख पुकार भी मच गई। हादसे में चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। इसके साथ ही बस में सवार कुछ यात्री भी घायल हो गए हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी अपनी तैयारियों में भी जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जन समर्थन भी जुटाएगी। देहरादून के 100 वार्ड में पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों की समस्याओं को कांग्रेस मैनिफेस्टो में जारी करेगी और बीजेपी ने जो भी जुमले जनता के साथ किए हैं उनसे लोगों को आगाह भी किया जाएगा और ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस का भी कहना है कि निकाय चुनाव सितंबर महीने में हो जाने चाहिए। उस समय भी सरकार के द्वारा चुनाव को 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया था। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ में रिपोर्टिंग के लिए भी एक अधिकृत जो है वो डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा भी लिया है। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं और अब तक कई हेक्टेयर जंगल भी जल चुके हैं। दरअसल लगातार वन अग्नि के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि ये उत्तराखंड में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन जमीन से लेकर आसमान तक उपायों में जुटी हुई है। आग की घटनाएं सामने आने के बाद से आग को बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से अग्निशमन अभियान भी चलाया जा रहा है और उत्तराखंड में अब तक 600 से भी ज्यादा अधिक आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों को आग से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। अराजक तत्वों से वनों को बचाने के लिए वन विभाग जो है वो एक्शन मोड में नजर आ चुका है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्नीस 1927 का जो भारतीय वन अधिनियम है, ये वनों के प्रबंधन के लिए बना था ब्रिटिश काल में, और इसके माध्यम से वनों को आरक्षित घोषित करते हैं, संरक्षित घोषित करते हैं, और फिर जब एक बार कोई क्षेत्र आरक्षित संरक्षित वन बन जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित होती हैं, जिनमें से एक आग लगाना भी होता है। तो यदि कोई इस तरह का कोई कार्य कृत्य करता है तो वो भारतीय वन अधिनियम के तहत वो एक ऑफेंस होता है।
मसूरी देहरादून मार्ग झड़ीपानी रोड पर पानी वाले बैंड के पास में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। खाई में गिरी 2 युवतियों को रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पेट्रोल से भरे एक टैंकर में अचानक से आग लग गई। आपको बताते चलें कि सड़क के बीचों बीच गुजर रहे टैंकर में लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर लोगों को टैंकर से दूर किया। रोड के बीचों बीच जल रहे पेट्रोल के इस टैंकर की तस्वीरों ने राहगीरों को दहशत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक आग टैंकर के अगले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। गनीमत ये रही कि पेट्रोल के इस टैंकर में पर्याप्त अग्नि नियंत्रण यंत्र होने की वजह से समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। खबर झड़ीपानी मसूरी रोड की है, जहां पर एक गाड़ी गिर गई। साथ ही आपको बताते चले कि घटना की सूचना एमटीडी के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसके बाद फायर स्टेशन मसूरी और फायर स्टेशन देहरादून से रेस्क्यू के लिए फायर यूनिट भी भेजी गई। साथ ही बताते चले कि गाड़ी में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में फॉरेस्ट फायर और चारधाम यात्रा सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में दिल्ली से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग में जुड़े हुए थे और इस बैठक के लिए सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जिलों के डीएम भी जुड़े रहे। इस बैठक में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही वन अग्नि की घटना में अब तक प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वन अग्नि को रोकने के लिए सीएम ने यह भी कहा कि जन सहभागिता जरूरी है। चारधाम यात्रा को लेकर भी मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बैठक के बाद में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस बात की चारधाम यात्रा सरल, सुगम और पॉलिथीन मुक्त बनाई जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी अल्मोड़ा की एक वन पंचायत में, जहाँ पे लीसा कूप भी था। तो लीसा के ही उसमें कुछ स्थानीय मजदूर जो मेट के थे वो कुछ कर रहे थे और उसी समय आग लगी। संभवतः हवा बहुत तेज चल रही थी और उनको कुछ अंदाज़ा नहीं लगा कि वो कोई ट्रेन तो थे नहीं फायर फाइटिंग या किसी में, उनको अंदाज़ा नहीं लगा कि आग कितनी बढ़ जाएगी कितनी जल्दी, और उसमें फंस गए। और बहुत ही दुखद घटना हुई कि 3 ये नेपाली मूल के श्रमिक थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी ज़िले यहाँ पर उपस्थित थे, ज़िलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।